नमस्कार, मैं मलिक। एक मजेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक रहस्य से पर्दा उठेगा, सच्चाई पता चलेगी। भविष्य जानने की इच्छा मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी। ज्योतिष एक शास्त्र है जिसके जरिए हम अपना भविष्य जान सकते हैं। कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ नहीं, मगर सच क्या है ये बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं मशहूर ज्योतिष मिस तानिया। प्लीज वेलकम। हेलो मलय। हेलो, प्लीज आइए। श्योर। तानिया जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ज्योतिष मेरे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्लीज आप हमें बताइए कि आप भविष्य कैसे बताते हैं? हम सब इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हमारी सोच पर, हमारे हर एक डिसीजन पर इन सितारों का प्रभाव होता है। अच्छा, तो इन सितारों से हमारी किस्मत जुड़ी हुई है? बिल्कुल, जैसे इन सितारों का रास्ता तय है वैसे ही हमारी किस्मत। इन सितारों को देखकर मैं किसी भी आदमी का भविष्य जान सकती हूँ। तो हमारी किस्मत तय है, हम इसे बदल नहीं सकते। सुनकर थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं आपके इस यकीन को परखना चाहूंगा। आप अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत दें, जैसे कि आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ बातें बताएं। ठीक है, मगर ऐसी कुछ बातें जिससे हम सबको ज्योतिष पर यकीन आ जाए। ठीक है, आप अपना हाथ दिखाइए। नहीं हो सकता। तुम इंटरव्यू के लिए मान गए और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हो, विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या हम सीआईडी वाले इतने खड़ूस लगते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ विवेक, परेशान लग रहे हो? कैमरा और लाइट्स को देखकर नर्वस तो नहीं हो रहे? जी हाँ, ये कैमरा और लाइट्स थोड़ा नर्वस कर रहे हैं मुझे। ओके ठीक है विवेक, नो प्रॉब्लम। हम इंटरव्यू से पहले एक रिहर्सल कर लेते हैं ताकि तुम्हें कैमरा और लाइट्स की आदत हो जाए। जी शुक्रिया। अब विवेक ये बताओ कि तुम सीआईडी में कब आए? यही कोई हो गए होंगे 5-6 साल। अच्छा, तो कैसी होती है सीआईडी ऑफिसर्स की जिंदगी? थोड़ी मुश्किल है पर बहुत ही दिलचस्प। विवेक, एसीपी अभिजीत और दया सर जैसे सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करने के बारे में कुछ बताइए ना हमें। देखिए, उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। एक परिवार के जैसे रखते हैं सबको। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वेरी नाइस। मगर आपके असली परिवार का क्या? आपके माता पिता को डर नहीं लगता? लगता है। मेरी माँ को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती है, लेकिन उन्हें गर्व है कि मैं समाज के काम आ रहा हूँ। विवेक, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और उस सवाल को पूछे बगैर मैं आपको इस स्टूडियो में से जाने नहीं दे सकती। देखिए प्लीज, शादी के बारे में मत पूछना, ऑलराइट? नहीं नहीं, शादी के बारे में तो हम जरूर पूछेंगे, लेकिन बाद में। अभी आप मुझे प्लीज फ्रेडी सर के बारे में कुछ बताइए ना। फ्रेडी सर? हाँ। क्या हुआ विवेक, फ्रेडी सर का नाम लेते ही आपने हंसना शुरू कर दिया? वो बस फ्रेडी सर। विवेक, फ्रेडी सर का नाम सुनते ही आपका ये हाल है, तो आपके साथ काम करते हुए क्या हाल होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल पूछिए मत। सॉरी। तानिया जी, जो होने वाला है वो बताने के लिए कहा था। आपकी ये घबराहट तो मुझे भी डरा रही है।
ऐसी कौन सी बात है? आज आपका आखिरी दिन है। तानिया जी, तो आज मैं मरने वाला हूँ। हाँ। मगर कैसे? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी भी नहीं और मैं गाड़ी भी सेफली ड्राइव करता हूँ। फिर मेरी मौत कैसे होगी? ये मुझे नहीं पता। कमाल है, मेरी मौत होगी ये पता है, मगर कैसे होगी ये नहीं पता। मैंने तुम्हारे हाथ की रेखाएं पढ़ी हैं और मैं ये नहीं लिखा। ताज्जुब है, रेखाओं में अधूरी बात क्यों लिखी हुई है? भविष्य पढ़ना कोई टीवी प्रोग्राम देखने के जैसा नहीं है जिसमें सब कुछ दिखाई दे। मैं नहीं मरूंगा तानिया जी। कल आप और ये सभी लोग कल मेरे साथ मेरे घर पर नाश्ता करेंगे। विवेक, बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम इतना मजाक कर सकते हो। अब आपको सच बातों पर हंसी आती है तो क्या करें? अरे वाह, वेरी नाइस विवेक। ऐसा लगता है पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गए हो। तो इंटरव्यू शुरू करें? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने कैमरामैन और बाकी के सारे क्रू को बुला लेती हूँ। प्लीज। रागिनी, क्या हुआ? पता नहीं विवेक, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? भाई साहब क्या हुआ? शायद उस तरफ कुछ हुआ है। एक मिनट पीछे होइए प्लीज प्लीज। मैम प्लीज एक मिनट। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? भाई साहब, भाई साहब। ये तो मर चुका है। देखिए, मैं इंस्पेक्टर विवेक हूँ, CID से। CID? जी हाँ, आप लोग प्लीज पीछे जाइए, प्लीज प्लीज। आप में से कोई भी इस बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही इस बिल्डिंग के बाहर जाएगा जब तक मैं ना कहूँ। ऑलराइट, गेट बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो सर, मैं फ्यूचर न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी आइए सर, यहाँ पे खून हुआ है सर। खून हुआ है? Are you sure कि ये खून हुआ है? आप कौन? सर, ये मशहूर एस्ट्रोलॉजर तान्या हैं। इन्होंने अभी अभी बताया था कि इनकी मतलब मलाई की मौत होने वाली है। तानिया जी, मलाई। मुट्ठी बंद कर रखी है। मुट्ठी से बंद क्यों है? लाश तो ठंडी हो गई, एकदम बर्फ की जैसे। हाँ सर, इसकी मौत बड़ी अजीब तरीके से हुई है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। मगर इसकी मौत तो अभी हुई है ना, थोड़ी देर पहले। जी हाँ सर। ऐसा लगता है ये लाश किसी फ्रीजर में रखी गई थी। सर, लाश भी यहीं पे पड़ी हुई थी और इसकी मौत भी सबके सामने ही हुई है।
बॉडी अकड़ भी गई है। रायगढ़ मोटिस को होने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। इतनी जल्दी ये बॉडी कैसे अकड़ गई? आंखें भी अकड़ गई है और आंखें सफेद भी हो गई। सचिन, ये बॉडी कुछ गड़बड़ है। ये केस डॉक्टर सालुंके की हालत खराब करने वाला है। एक काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। डॉक्टर साहब को ये लाश इसी हालत में देखनी चाहिए। सर एक और बात है। क्या? वो तान्या है सर, एक एस्ट्रोलॉजर। मलय उसी का इंटरव्यू ले रहा था। दोनों बैठे हुए थे और रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसी बीच मलय ने तान्या को अपना हाथ दिखाया। तान्या ने हाथ देखा और कहा, मलय तुम्हारी मौत होने वाली है। उसके बाद अचानक ये सब। उसकी मौत लिखी हुई थी। मौत को जब आना होता है वो आकर रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। हम ये समझे कि जैसे ही आपने उस आदमी का हाथ देखा, आपको मालूम पड़ गया था कि ये आदमी ऊपर जाने वाला है। जी हाँ। धनी जी, आपको एक बात बोलूं? मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। हमने बड़े बड़े पाखंडी और तांत्रिकों को देखा है, समझी? ज्योतिष विज्ञान कोई पाखंड नहीं है। तो क्या ज्योतिष विद्या एक करंट की तरह है, हा? जो हाथ में तार लगा और फौरन झटका लगा? क्यों? मतलब उस आदमी का हाथ देखते तुम्हारे दिमाग ने बोल दिया कि आदमी मरने वाला है। हा? तुम क्या अंतर्यामी हो, भगवान हो, क्या हो तुम? सर ये भी तो हो सकता है कि एक खूनी के साथ मिली हुई हो। ये आप क्या कह रही हैं? मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं और मैं चाहकर भी मौत को नहीं बुला सकती। तो मलय कैसे मर गया? अच्छा, आप खुद का हाथ देख सकती हैं? क्या आपका ऊपर वाला आपको बता सकता है कि अभी थोड़ी देर में आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं। मैं आपका हाथ बिना देखे बता सकता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये लेडी ऑफिसर सबके सामने तुम्हें गर्दन से पकड़ेगी और यहाँ से घसीटते हुए सीआईडी वैन तक ले जाएगी और फिर वहां से सीआईडी ब्यूरो में घंटों तक पूछताछ करेगी, जब तक तुम ये नहीं बता देती कि मौत की भविष्यवाणी हुई कैसे। आप मुझे अरेस्ट करेंगे? अरेस्ट भी करेंगे और लेके भी जाएंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझे बोला था कि वो जब सबके सामने हाथ दिखाए तो मैं बोल दूं कि उसकी मौत होने वाली है। देखा, सीआईडी के सामने भविष्यवाणी भी बदल जाती है। मुझे भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया था सर। मलय ने कहा था? जी हाँ। तुम सच बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ सर। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं वहां क्यों रुकती? मलय मरने वाला था और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। मलय मरना क्यों चाहता था? चक्कर क्या है? संभल के संभल के संभल के। और आगे जाओ। दौड़ 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 मानो। ताला लगाओ, सिक्योरिटी वाला खा गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी। भाई साहब ये सिक्योरिटी वाला कहाँ गया? पता नहीं सर। पता नहीं। दरवाजा क्यों खुला है? ये दरवाजा, लाश कहाँ गई? लाश कहाँ गई? लाश? पता नहीं साहब, कहाँ गई? पता नहीं, कमाल है। तुम लोग यही थे ना? हाँ साहब, हम तो यहीं पर थे। तुम यहीं पे थे, फिर भी लाश गायब हो गई। मलाई क्या शो कर रहा था, वो शो दिखा। बिल्कुल, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं आपके इस यकीन को परखना चाहूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपकी बात साबित करने के लिए आप कुछ सबूत दें। आप अपना हाथ दिखाइए। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? आपकी घबराहट तो मुझे डरा रही है। आज आपका आखिरी दिन है। एक मिनट, जरा पॉज करो, रिवाइंड करो उसे, प्ले करो। ये बार बार अपनी घड़ी की तरफ क्यों देख रहा है? हाँ सर, और बार बार पसीना भी आ रहा है। लगता है मलाई कोई टेंशन में था। सर ऐसा लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है सर? मलाई अपने प्रोग्राम में अजीब अजीब करतब कराने में बहुत मशहूर था। कहीं ये भी उसके दिमाग का फितूर तो नहीं? हाँ? ये भी प्लान था? नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मतलब ये मौत एक आत्महत्या है? मलाई का शरीर बर्फ की तरह जम गया था, कैसे? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसके बिना मैं शो कैसे करूंगा। मलाई मरने वाला है, ये बात तानिया को मालूम थी। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले मलय के किसी भी कोलीग को तानिया के बारे में मालूम नहीं था। सबसे पूछा? हाँ सर। अब सर एक लड़की रह गई। कौन? रागिनी। वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। उससे भी पूछ के देखो। यस सर। हाँ सचिन। क्या? मलाई की बॉडी गायब हो गई? ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। इतनी खुली जगह से कोई लाश कैसे चुरा के ले गया? कैसे? सर मैंने हर जगह देखा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लाश गई तो गई कहाँ। एम्बुलेंस के नीचे सब बंद है, कोई ड्रेनेज एग्जिट भी नहीं है। तुम्हें शक कैसे हुआ? सर जब मैं डेड बॉडी को अंदर रखवा के यहाँ से निकल रहा था तो सामने देखता हूँ कि गेट पे ताला लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढता हुआ मैं यहाँ से इस तरफ आया, यहाँ नोटिस किया कि एम्बुलेंस का दरवाजा खुला हुआ है। ये दरवाजा, लाश कहाँ गई? ओह, मतलब तुम यहाँ से गेट की तरफ चल के गए, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसी दौरान किसी ने मलाई की लाश को यहाँ से गायब कर दिया। हाँ सर, और इन्होंने भी नहीं देखा मुझे। एम्बुलेंस से किसी को एक लाश ले जाते हुए देखा? नहीं सर। शायद लाश को किसी बड़े से थैले में रखा हो। हाँ? नहीं सर, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। अच्छा, सर ये कैसे हो सकता है? कोई लाश ले गया और किसी ने देखा तक नहीं। वही तो कुछ सर, मैंने सबसे पूछा लेकिन सबका एक ही जवाब कि किसी ने कुछ नहीं देखा। ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं ये तो मालूम नहीं, मगर ये सब एक प्लान है। अगर ये गेट खुला होता तो एम्बुलेंस यहाँ गेट से बाहर चला गया होता, मगर नहीं, गेट बंद था और वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। और मैं सिक्योरिटी गार्ड को देखने भी गया। एम्बुलेंस के दरवाजे के पास भी कोई नहीं था सर। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये
सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ है इस प्लान में। तुम यहाँ गेट पे सिक्योरिटी करते हो? जी सर। कहाँ गए? सब पानी लेने गए साहब, गर्मी बहुत है। पानी लेने गए थे आधे घंटे से। साहब किसी से कहिएगा मत, वो जब से मौत हुई है ना साहब मालिया साहब, तब से ऑफिस जैसे बंद सा हो गया है, इसीलिए थोड़ी देर बैठ गया था। इसलिए ताकि मलय की बॉडी चुराई जा सके। चोरी हो गई साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल मौके पर ही गायब हो गए थे तुम। हाँ और नहीं, मैं एक फ़ोन आ गया था, उसी को अटेंड करने गया था और थोड़ी देर बैठ गया मैं। फोन किसे? वो पता नहीं साहब, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो फ़ोन कट गया। मुझे लगा घर पे फ़ोन होगा, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करने लगा। एक मिनट। जिसने तुम्हें कहा कि तुम्हारा फोन आया है, उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि किसने फोन किया था? नहीं साहब। अच्छा, तुमने पूछा क्यों नहीं उससे कि कौन बोल रहा है? सर क्योंकि इसके दोस्त और घर वाले हमेशा कॉल करते हैं, इसके लिए मैं कई बार पूछती नहीं हूँ। फोन करने वाला लड़का था या लड़की? सर लड़की थी। लड़की थी। उसने क्या बोला? जो बोला वही बताओ। हाँ, उन्होंने बोला कि महेश को बुला। महेश को बोला? महेश बोला या सिक्योरिटी गार्ड? सोच के बताओ। सॉरी सर, सिक्योरिटी गार्ड बोला था। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर, कहा था कि जो मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है उसे बुला। सर मुझे तो लगता है कि ये रिसेप्शनिस्ट मिली हुई है, कोई फोन नहीं आया। कॉल करने वाले ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। नहीं सचिन, ये रिसेप्शनिस्ट मिली हुई नहीं है। अगर वो फोन करने वाला इस वॉचमैन का कोई यार दोस्त होता तो ये कहता कि महेश को बुलाओ, और कॉल करने वाले ने कहा कि गेट से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। वो फोन करने वाली लड़की इसी टीवी स्टेशन में है। ये रागिनी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? देखिए भाई साहब, ये आपकी रिपोर्टर जो है रागिनी, वो अभी कहाँ होगी? कौन? रागिनी? रागिनी इस नाम का तो कोई नहीं यहाँ पर। देखिए शायद आपको मालूम नहीं होगा, आप प्लीज अपने रिकॉर्ड में चेक कीजिए। रागिनी रिपोर्टर। मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा सर? फिर वो कौन सी रागिनी थी जिसके साथ मैं इंटरव्यू रूम में रिहर्स कर रहा था? इंटरव्यू रूम? हाँ, वो तो बंद होना चाहिए था। देखिए वो रूम खोला गया था, मैं वहाँ रागिनी के साथ इंटरव्यू के लिए रिहर्स कर रहा था। देखिए आप एक काम कीजिए, आप अपने प्रोग्रामिंग हेड मिस्टर सुधीर को अभी के अभी बुलाएं, मुझे उनसे मिलना है। ठीक है सर। थैंक्स। मिस्टर सुधीर, आपको मालूम है कि मेरा इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला था? आपका इंटरव्यू यहाँ पे? जी हाँ। नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए आपकी रिपोर्टर रागिनी ने मुझे यहाँ इंटरव्यू पे बुलाया था, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था, रागिनी यहाँ पे बैठी थी और मैं यहाँ पे, हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई थी। फिर अचानक, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ना तो कोई रागिनी को जानता है और ना ही इस इंटरव्यू के बारे में। हाँ सर, रागिनी नाम की कोई रिपोर्टर नहीं है और ना ही यहाँ पे कभी काम करती थी। मैं तो खुद ताज्जुब में हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। ये सारी तैयारी अपने आप तो नहीं होगी, यहाँ पे कुछ तो होने वाला होगा ना? हाँ सर, मलाय यहाँ पे एक इंटरव्यू लेने वाला था। मलाय तो दूसरे इंटरव्यू में था, तो फिर यहाँ कौन सा इंटरव्यू? उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद वो दूसरा इंटरव्यू यहाँ पे लेने वाला था। अच्छा, तो ये रूम खाली था, ये बात रागिनी को मालूम थी, तभी उसने ये सारा प्लान बनाया। मिस्टर सुधीर, आपके टीवी स्टेशन का ही कोई आदमी है जिसने ये बात रागिनी को बताई थी, कौन है वो? किसी पे कोई शक? नहीं सर। कोई तो है मिस्टर सुधीर, कोई तो है। कौन? मिस्टर सुधीर, वो आदमी कहाँ है जिसने इस कमरे का दरवाजा खोला था?
कहाँ है वो? उसे सब कुछ मालूम है। कहाँ है वो? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? सर वो यहीं बैठता है, शायद किसी काम से बाहर गया होगा। कमल नाम है उसका। कमल? मेंटेनेंस वाला आदमी मिला विवेक? नहीं सर, लेकिन उसका नाम कमल है सर। वो यहीं कहीं होना चाहिए। शायद वो भी फ्रॉड हो। सर कोई ताजुब की बात नहीं है, लेकिन वो यहीं का एम्प्लॉय लग रहा था। सर आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालता हूँ, प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स विवेक, टेंशन मत लो। हाँ सचिन, तुम जाके देखो, ढूंढो उसे। आइए बस सर। जी विवेक, तुम रागिनी को कैसे जानते हो? सर एक्चुअली रागिनी ने मुझे फोन किया एक इंटरव्यू के लिए। पिछले 2 हफ्ते से वो रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा। सब एक प्लानिंग है। मतलब सर? मतलब उसने पहले मलाई का खून किया और फिर उसकी बॉडी को चुरा लिया। सर भगदड़ के बाद तो वो गायब थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सर। अगर वो एक गुनहगार है तो उसने मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया? क्यों सर? सर ये रहा कमल। यही है वो सर। कहाँ है वो? कौन थी वो? जल्दी बता, नहीं तो। कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। सर और सुबह इनके साथ एक लड़की आई थी यहाँ पे? हाँ कौन थी वो? सर मैं नहीं जानता। तो तुमने इंटरव्यू रूम क्यों खोला उसके लिए? सर वो तो मलय सर ने कहा था कि वो मैडम को इंटरव्यू में बिठाओ करके। मलाई ने? मलाई की मौत का फायदा उठा के अपना इल्जाम उसके सर पे तो नहीं डाल रहे हो तुम? नहीं नहीं सर। सबूत है तुम्हारे पास? सर सबूत? हाँ है सर, 1 मिनट। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये मलय सर ने खुद उस लड़के को वहां बिठाने के लिए कहा था और पूरा सेटअप करने के लिए कहा था। ये रही उनकी सिग्नेचर है। इसका मतलब मलय रागिनी को जानता था? ये रागिनी मलय को कैसे जानती थी? सर वो तो पता नहीं। मलय सर ने मुझे कल शाम को ही रागिनी जी से मिलवाया था और कहा था कि मैडम ऑफिस आए तो उन्हें इंटरव्यू रूम में बिठा देना। सर हो सकता है मलय भी रागिनी के साथ इस प्लान में शामिल हो। इस मलय और रागिनी के बीच में क्या संबंध है, पहले वो पता करना चाहिए। सर मलय तो अकेला रहता था, फिर हमें यहाँ क्या मिलेगा? शायद रागिनी के बारे में कुछ पता चल जाए, शायद उसका एड्रेस मिल जाए। टीवी चल रहा है अंदर? सर अंदर आत्माएं नाच रही हैं। देखें कौन सी आत्माएं हैं। जोर से टीवी चल रहा है, फिर भी आदमी सोया पड़ा है। कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे? सर गुड जॉब। हेलो, एक्सक्यूज मी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े। हेलो। माय गॉड, ये तो मर गया। टीवी बंद करो। घर को अच्छी तरीके से चेक करो। नहीं कर सर। बैठे बैठे ऐसा लग रहा है टीवी देखते देखते ही मर गया।
सर हो सकता है इसे हार्ट अटैक आया। हो सकता है। आने घर के अंदर कोई भी नहीं है। घर में कोई भी नहीं? नहीं सर। ये आदमी यहाँ पे अकेला है? कौन ये आदमी? एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? मलय? ये मलय है? हाँ सर। मगर इसकी लाश यहाँ पे कैसे पहुंची? तो चुराने वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया होगा। अरे मगर चुराया ही क्यों? ये देखो, ये सोने की चेन, घड़ी और ये अंगूठी वगैरह सब के सब वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं चुराया। ऊपर से इसे नकली विग, दाढ़ी और मूंछ लगा दी। हाँ सर। लॉक तो बिल्कुल ठीक ठाक है, दरवाजा तोड़ने का कोई निशान नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जिसने मलय की लाश यहां रखी उसके पास इस घर की चाबी हो? चाबी से दरवाजा खोला, लाश को यहां पे रखा और चुपचाप निकल गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी यहां पे मलय की लाश रखने के लिए आया था क्या? क्यों? और है कौन वो आदमी? रागिनी तो यहाँ नहीं है सर। रागिनी तो फिर कहाँ है? वो अपने घर गई है। मगर रागिनी तो यहीं पे रहती है ना? सर वो नासिक की रहने वाली है। यहाँ मैंने अपना घर उन्हें किराए पर दिया था। ओह, और कब गई वो यहाँ से? आज सुबह कुछ 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास? मलय का खून हुआ सुबह 10 बजे और ठीक 2 घंटे बाद 12 बजे वो यहाँ से भाग गई। क्या वो खून में शामिल? ये कहाँ फंसा दिया मुझे? अच्छा, रागिनी के घर वालों का नंबर तो होगा ना आपके पास? हाँ सर है, मैं अभी देता हूँ सर। घर पे फोन करके पता करो कि रागिनी वहां पहुंची है कि नहीं। यस सर। थैंक यू। रागिनी काम क्या करती है? सर वो एसी रिसर्च लैब में रिसर्चर है। एसी रिसर्च लैब, फ्रिज के ठंडा रखने की क्षमता को और बेहतर बनाने वाली कंपनी। सर, रागिनी ने फिर से झूठ बोला, वो अपने घर गई नहीं। यही उम्मीद भी थी। अब मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है? यार साउंड के बोल के तो रहेगा ही, चुप रहने वालों में से तू है ही नहीं। देख, ज्यादा देर पेट में बात को छुपा के मत रख, पेट में दर्द होगा, जल्दी बता दे। पेट में मेरे दर्द नहीं होगा, तुम्हारे पेट में दर्द होगा अगर बता दिया तो। पेट दर्द की दवा है हमारे पास, तू जल्दी से बता दे। इस आदमी की मौत 2 घंटे पहले देखा, मुझे पता था। आज सुबह जैसे मैं घर से बाहर निकला ना, तो मेरे सिर के ऊपर से एक कौवा हंसते हुए गुजरा। तभी मुझे लगा कि आज का दिन मेरा बड़ा खतरनाक निकलने वाला है। अरे यार साड़ू के 2 घंटे पहले मरा ये। हाँ। इस आदमी की मौत टेलीविजन स्टेशन पर हुई, सब लोगों के सामने, सबके सामने, सुबह 10 बजे, मतलब अभी से 8 घंटे पहले। देखो बॉस, एक बार अगर फॉरेंसिक साइंस ने बता दिया कि यह आदमी 2 घंटे पहले मरा है, तो इसका मतलब ये आदमी 2 घंटे पहले ही मरा। यार साउंड की ये कैसे हो सकता है? इस आदमी की लाश को चेक किया गया था टेलीविजन स्टेशन पर, और वो भी दया ने। तब इसका शरीर ठंडा पड़ा था बर्फ की तरह। अच्छा एक बात बता, इसके शरीर में से तुझे कुछ मिला? नहीं मिला तो कुछ नहीं। यार साड़ू खे, इसके अलावा टेलीविजन स्टेशन पर और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसके सामने जो ज्योतिषी बैठी थी तानिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ।
नहीं यार सालुंकी, इसके शरीर में कुछ तो था। मैं तो कहता हूँ कुछ तो है जो तुम्हें मिलना चाहिए था और जिसकी वजह से इसका शरीर ठंडा पड़ता, बिल्कुल बर्फ की तरह। तू मुझे बता सालुंकी, हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस आदमी की मौत सुबह 10 बजे हुई, मतलब अभी से 8 घंटे पहले, और तू कह रहा है कि इसकी मौत हुई 2 घंटे पहले। तो क्या ये आदमी 8 घंटे पहले मरा और फिर जिंदा हुआ और फिर 2 घंटे पहले मरा? वैसे शरीर ठंडा हो जाने से दिल की धड़कनें तो कम हो जाती। इतनी कम हो जाती है कि ये मरा हुआ लगे? थ्योरी के हिसाब से हाँ। एक बात और, क्या? ये देखिए यहाँ इसकी गर्दन पर ये जो 2 निशान है, इंजेक्शन के निशान है बॉस। इस आदमी को यहां से जहरीला इंजेक्शन दिया गया है और उस जहर से ही इस आदमी की मौत हुई। यह आदमी जहर से मरा, इसे इंजेक्शन दिया गया, जहर का। किसने दिया इसे जहर का इंजेक्शन? किसने? हमें रागिनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। ये सीआईडी रागिनी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? जहाँ जहाँ गुनाह वहाँ सीआईडी। शायद रागिनी के हाथ खून में रंगे है। खून? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो कब से नहीं आई है काम पे नहीं आई? अरे सर, वो तो आज भी काम पे आई हुई है। आई है? कहाँ है वो? अपने लैब में। कहाँ है लैब? चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए। रागिनी के लैब का दरवाजा सर ज्यादातर बंद ही रहता है। दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। रागिनी, रागिनी दरवाजा खोलो। रागिनी। सर, रागिनी दरवाजा नहीं खुल रही है, पता नहीं क्यों। चाबी तो है ना तुम्हारे पास? जी सर। बोलो। कमरे का ठंडा क्यों है? सर, वो रागिनी ने एक ऐसा केमिकल बनाया है जिससे फ्रिज को ठंडा करने की कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, बाहर निकलो। रागिनी, रागिनी। माय गॉड। रागिनी। सर, इसकी बॉडी तो ठंडी पड़ गई, बिल्कुल बिल्कुल बर्फ की तरह। सर, ये तो मर चुकी है। ठंड की वजह से इसकी मौत हो गई। सब चीज अपनी जगह पे है। लैब के अंदर कोई और है भी नहीं, कोई हाथापाई के निशान नहीं। कहीं इस रागिनी डर के मारे आत्महत्या तो नहीं कर ली? सर, मलय के फोन रिकॉर्ड से पता चल ही रहा है कि मलय की मौत के कुछ दिन पहले से रागिनी और मलय के बीच में काफी बातें हो रही थी। अच्छा, सालुंकी, ये जो रागिनी की लैब में से हमें केमिकल मिला, इसके बारे में क्या पता चला? बॉस, इस केमिकल को अगर इस रूम में छोड़ दिया जाए तो इस रूम में भी बर्फ जम जाएगी। अच्छा, और अगर ये केमिकल किसी इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो इंसान के शरीर में बर्फ जम जाएगी। और क्या? मलय के शरीर में भी बर्फ जमी थी, मगर थोड़ी देर के बाद वो फिर से जिंदा हो गया था। ये देखो दया, इस सीरीज में ऐसी दवाई है कि शरीर के अंदर बर्फ जम भी जाए तो भी इस दवाई की वजह से उसके दिल की धड़कनें चलती रहेंगी। तो इसका मतलब है आदमी के शरीर का बर्फ पिघल गया और उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो आदमी फिर से जिंदा हो जाता। हाँ बॉस, मतलब साफ है कि रागिनी और मलय दोनों ने मिलकर इस केमिकल की पब्लिसिटी करने का प्लान बनाया है। मलय जब जमीन पर गिरा हुआ था उस वक्त उसे ये केमिकल इंजेक्ट किया गया ताकि उसका दिल काम करता रहे। रागिनी ने पहले से ही भेस बदलने के लिए कपड़े, नकली मूछ और विग का इंतजाम कर रखा था, जो उसने मौका मिलते ही एम्बुलेंस के अंदर छुपा दिया।
को एम्बुलेंस में डालने के वक्त तक होश आ गया था और जैसे एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ वो उठा और उसने भेस बदल लिया। प्लान एकदम सही जा रहा था और उसके अनुसार वो अपने घर पहुंचा। सब कुछ कितनी आसानी से हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $105 प्रति बैरल से गिरकर $73.63 प्रति बैरल पर आ गया है, लेकिन $21 प्रति बैरल की कमी के बावजूद पेट्रोल कंपनियां तेल के दाम घटाने को तैयार नहीं है। किसी भी चैनल पर मेरे मरने की खबर क्यों नहीं दिखा रहे? 5 रुपए लीटर बढ़े थे। उस वक्त कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल थी। उनको पता ही नहीं कि मैंने क्या झेला है। शरीर ठंड के मारे अकड़ने लगा था और इतना दर्द, मौत के मुंह से बाहर आया हूं। जरा संभल के। और वहां पे रागिनी पहले से उसका इंतजार कर रही थी और उसने मलय को वो जहर वाला इंजेक्शन दे दिया। हाँ, लेकिन मलय का खून रागिनी ने नहीं किया है। उसने खुद फोन करके विवेक को टेलीविजन स्टेशन पे बुलाया था, क्योंकि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। एक सीआईडी ऑफिसर के सामने ऐसा कुछ हो जाए तो बात बहुत बढ़ जाती है। सर, अगर रागिनी खूनी नहीं है तो फिर खूनी कौन है? विवेक, एक बात बता सर, मलय के गिरने के वक्त रागिनी कहाँ थी? सर, रागिनी वहां सेट पे नहीं थी, वो कॉरिडोर में ही रुक गई, क्योंकि एम्बुलेंस में उसे वो कपड़े रखने थे। मगर सर, मलय का दिल चलता रहे, उसके लिए उसे इंजेक्शन तो देना ही था। तो इंजेक्शन किसने दिया? विवेक को इंजेक्शन उसी ने दिया जिसे रागिनी और मलय ने अपने प्लान में शामिल कर रखा था। और वो उस वक्त सेट पर था। हाँ दया, समझ गए ना खूनी कौन है? नमस्ते। आप? तानिया जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर इतनी सी बात पूछने के लिए आप यहाँ फोन कर दिया होता। फोन पे भविष्य कैसे पूछ सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी। नहीं, हमने सोचा कि जिस मुसीबत में हम लोग फंसे हुए हैं तो उसमें से आप ही हमें बाहर निकाल सकती हैं। मैं? हाँ, आपको सबका भविष्य मालूम है, तो प्लीज आपको ये भी मालूम होगा कि रागिनी और मलय का खूनी कौन? मुझे कैसे पता होगा? देखिए तानिया जी, अब हम लोग तो हार गए, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब आपकी ज्योतिष विद्या फेल? क्यों फेल? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको ज्योतिष का कोई ज्ञान ही नहीं है। आपको केमिकल्स वगैरह के बारे में मालूम है बस। क्या तानिया जी, आपने दिल तोड़ दिया हम लोगों का। मतलब ये तानिया जी कि आप ज्योतिष वगैरह छोड़ के केमिकल्स के पीछे क्यों पड़ गई? वो ये रागिनी के कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिस्ट में एक नाम मिला है। पूरी जरा ने देखा ना, देखे ये पहचानती है या नहीं? इस लड़की को पहचानती हो? क्या हुआ? फोटो पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है? हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। ये आप ही की फोटो है और आप उस केमिकल बनाने वाली कंपनी में काम करती हैं, है ना? हाँ, मैं उस कंपनी में काम करती हूँ। मलय और रागिनी के प्लान में तुम भी मिली हुई थी।
उनकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो मलय के मौत के दिन तुम उसके घर नहीं गई थी? हाँ? नहीं। मगर तुम्हारा मोबाइल फोन बता रहा था कि उस वक्त तुम उसी एरिया में थे। या नहीं? थी। खूनी जब भागने की कोशिश करता है ना, तो उसका एक ही इलाज है। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। मैंने ही मलय को मारा था, वो जहर वाला इंजेक्शन देके उसके घर पर। और उस बेचारे को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो उसके प्लान में पहले से ही शामिल थी, है ना? हाँ, मैंने ही उसे कहा था कि वो इंजेक्शन से ज्यादा बेटर फील करेगा। रागिनी को कैसे मारा? उस दिन लैब में मैं उसी के साथ थी और मैंने केमिकल का कंटेनर खोल दिया और कमरे से बाहर चली गई। उस केमिकल ने फौरन उस लैब को ठंडा कर दिया। मगर उसका खून क्यों किया? उस केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से? उसने और मैंने मिलके वो केमिकल बनाया था, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड मलय के साथ मिलके वो सारा क्रेडिट ले गई, मेरा नाम तक भी नहीं लिया। और बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों का खून कर दिया। लेकिन क्या फायदा हुआ? अब सारी जिंदगी तुम्हें जेल में काटनी पड़ेगी, अगर फांसी नहीं हुई तो। हम आपके सामने जूनियर ऑफिसर ही सही, लेकिन जब जब देशद्रोह का मामला सामने आता है, एक सीआईडी ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जान की बाजी लगा के भी देशद्रोही को पकड़े। और आज हम वही करने वाले हैं सर। बहुत टेंशन है। जब जब टेंशन बढ़ती है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैकी का नाम सुन के ऐसा हुआ सर? जैकी? कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन जैकी, कौन मैं? सर, अगर आपकी याददाश्त खराब हो गई है तो फिर आप पुलिस में नहीं रह सकते। पुलिस? हथौड़े बज रहे हैं, हथौड़े बज रहे हैं दिमाग में। आपकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए तो अच्छा है सर, वरना बहुत कुछ हो सकता है सर। मैं सीआईडी ब्यूरो में हूं ना? जी सर। और हम बात कर रहे थे कि आप जैकी नाम के गुनहगार से मिले थे। सच्चाई सुननी है तुम लोगों को? जी सर। मैं सोच रहा था कि ये बात मैं तुम लोगों से छुपा लूं। कुछ गलत होगा तभी तो छुपा रहे थे आप। मैं इस आदमी से मिला था क्योंकि इसने मुझे फोन किया था कि इसे मालूम है एसीपी प्रद्युमन कहाँ है। इसे मालूम था और मुझे एसीपी चाहिए था, इसलिए मिला था। तो क्या 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 बताया इसने सर? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एसीपी ने क्या क्या गुनाह किए इस बात का अंदाजा तुम्हें हो ही नहीं सकता है। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता। मालूम है क्यों? क्यों सर? इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि मैं कितना भी चीखूं और चिल्लाऊं, मैं इस बात को चुटला नहीं सकता हूं कि तुम सब एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर्स हो। इस कौवे के मुंह से कोयल की आवाज कैसे निकली? मगर एक गुनाह किया है तुम सबने। क्या सर? एसीपी को बचाने की कोशिश की। बस सर, गाड़ी रोक दीजिए यहीं पे सर। यहाँ पे? सर यही वो इलाका है जहाँ पर एसीपी साहब को आखिरी बार देखा गया था। देख पवन, वैसे ये केस बहुत उलझा हुआ है, खबर पक्की है ना? अभिजीत सर, आप तो जानते हैं कि आज तक अपनी एक भी खबर गलत नहीं हुई है। आखिरी बार एसीपी साहब को यहीं पे देखा गया था, वैन के अंदर। वैन के अंदर ना? ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दो रोड है, एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ। रेडी, नक्शा निकालो आपका। ये देखो, ये वाला रोड त्रिपोलिया बाजार की तरफ जाता है, जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भीड़ भाड़?
ये रोड काफी सुनसान लग रहा है। क्या आगे क्या है मालूम है? सर इस रास्ते पे आगे बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं जिनमें से कई खाली पड़े हैं। खाली पड़े फार्म हाउस? यहाँ पे मौजूद हर इंसान को मालूम था कि एक कैनिस्टर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और जिसमें ये स्क्रोल छुपा हुआ है, सिवाय एक आदमी के। सालुंखे? नहीं 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 नहीं, सालुंखे इतना बदनसीब नहीं है। तो फिर कौन सा? वो बदनसीब मैं हूं। मुझे छोड़ के हर एक को मालूम था यहाँ पे। सचिन, तुम्हें मालूम था कैनिस्टर के बारे में? जी सर। जी सर, जी सर। विवेक सर, तुमने सुना था कैनिस्टर के बारे में? मालूम था? यस सर। तो फिर बताया क्यों नहीं? एक सीआईडी ऑफिसर अपनी जबान कभी नहीं खोलता है सर। जबान खोलता है तो सिर्फ एसीपी के सामने। यस सर। सॉरी सर। पूर्वी सर। तुम्हें मालूम था? मालूम था सर। फिर भी चुप रही? सर एक सीआईडी ऑफिसर कभी अपनी जबान नहीं खोलती है। एक ही घूंटे पिला रखी है सबको एसीपी ने। सर वो मैं चुप। ओ तारिका जी, आपको तो पता होगा पहले से? सर मैंने तो ये पहली बार देखा है। पहली बार देखने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कैनिस्टर के बारे में मालूम था या नहीं? मालूम था। मालूम था। ये भी बोल दो, एक सीआईडी ऑफिसर कभी अपनी जबान नहीं खोलते। मालूम है? मालूम है किसके सामने खुलती है तुम्हारी जबान? सर वो सालुंखे साहब, आप और एसीपी तो पहले से ही मिले हुए हैं, तो आपको तो डेफिनेटली मालूम होगा इसके बारे में। जी हाँ सर, मालूम था। तो फिर ये भी मालूम होगा ये क्या लिखा हो? जी नहीं सर, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सिर्फ एक ही डॉक्टर के बारे में जानता है और वो है डॉक्टर सालुंखे। उसे नहीं मालूम होगा ये क्या लिखा है? सर मुझे जहर, लाशें, गन्स, गोली, बारूद, मक्खी, मच्छर, बिच्छू
इन सब के बारे में पता है सर, इन सब के बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का काम है सर, आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मुझे? जी हाँ सर, आप तो बड़े बड़े केसेस सॉल्व करते हैं ना सर। ये सालुंखे नहीं बोल रहा है, ये एसीपी का एजेंट बोल रहा है। ये बात है? हाँ हूं सर, मैं एसीपी प्रद्युमन का एजेंट हूं। प्रद्युमन मेरा दोस्त है और ये सालुंखे प्रद्युमन के लिए अपनी जान तक दे सकता है। सालुंखे, तूने आश्रम ढूंढ लिया है ना? ढूंढ लिया है, मैंने आश्रम ढूंढ लिया है। और आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए अभी इसी वक्त। सालुंखे, वापस आओ। इट्स एन ऑर्डर। इस वक्त तो इस गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। ये भाग गया तो काम नहीं होगा। क्या सोच रहे सर आप? इस पे क्या लिखा है सालुंखे? सर इस पे क्या लिखा है ये वाकई में मुझे नहीं मालूम है सर। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसके लिए इतनी जानें क्यों जा रही है? क्यों एसीपी इसके पीछे पड़ा हुआ है? सर ये बात जानने के लिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मारा पैंतरा, फिर मारा पैंतरा। सर मुझे दीजिए प्लीज, एक मिनट। खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। क्या हुआ सर? खोदा पहाड़ निकली चुड़िया और चुड़िया ने दिखाया रास्ता। ये देखिए, ये किस चीज का नक्शा है? ये मुझसे मत पूछिए सर। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे वो सर, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये दूसरी चुहिया। सर इन्हें प्रोजेक्ट करके देखें। नेकी और पूछ पूछ करो कुछ। वॉल्ट 1 और ये वॉल्ट 2। और ये है कौन से वॉल्ट? ये कोई खुफिया कमरा है जहां पे लोग छुप छुप के मिलते होंगे। तो बहुत ही खतरनाक काम होने वाला है। दूसरा लगाओ। माय गॉड, शहर की पाइपलाइंस। पाइपलाइंस, यहां से वहां पाइपलाइंस। पहले वाले में वॉल्स और दूसरे में पाइपलाइंस। नो, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सर काफी बड़ा बंगला है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। वो क्या है?
ये क्या है सर? ये जूते के अंदर की प्लेट लगती है फ्रेडी। ये देखा, इसको काट के आरी बनाया गया है। ये तो एसीपी साहब की रुमाल है। सर कहीं एसीपी साहब को कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं, एसीपी साहब को कुछ नहीं हो सकता। चलो अंदर चल के देखते हैं। बनाने का सामान। तो यहां पे तैयारी हो रही है मुंबई शहर पे अटैक करने के लिए। मगर सर, मुंबई शहर में ये अटैक कब होंगे और कहां पे, इसका पता कैसे चलेगा? एक मिनट रेडी। पूरे शहर का नक्शा बनाया हुआ है अलग अलग जगह का, लेकिन कहीं पे मार्किंग नहीं है जिसे जगह का पता चल सके। कुछ भी करके फ्रेडी से रोकना होगा। जल्दी चलो। एसीपी साहब कहां पे सर? उनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, एसीपी सर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुमने आते वक्त देखा था ना फ्रेडी, वो बिजली का मेन स्विच जिसमें आग लगी थी, बंगले के बाउंड्री वॉल के ऊपर एसीपी सर का जला हुआ रुमाल और वो जूते की प्लेट जिसे काट के आरी बनाया गया था, ये सब चीजें कह रही हैं कि एसीपी सर यहां से भाग चुके हैं। अरे एसीपी साहब वहां से भाग गए तो हमें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? बता दे क्यों नहीं कि वो है कहां पे? यार कुछ ना कुछ तो वजह होगी। सर, हाँ ये देखिए सर, कैलिफ्टर में से जो नक्शे मिले वो जयनगर वेस्ट एरिया के। जयनगर वेस्ट? अगर ये नालियां और सड़कें जयनगर वेस्ट की हैं, तो वो सिक्योरिटी वॉल्ट भी जयनगर वेस्ट में ही होगा। हो सकता है वो मुजरिम इस वॉल्ट में कोई लूटपाट या बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है। याद है वो जो 3 दुकान जिनमें छोटी मोटी चोरियां हुई थी, बेकरी शॉप, ज्वेलरी शॉप और किराने की दुकान, वो भी जयनगर वेस्ट में ही थी। तीनों दुकानों में घुसे तो थे मगर चोरी नहीं हुई थी। ये मामला कुछ और ही लगता है बॉस। जरा पता करो जयनगर वेस्ट में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो गुनहगारों के लिस्ट में आ सकते हैं। बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, मॉल, पता करो क्या क्या है वहां पे। जी सर। सर ये करण है, जयनगर वेस्ट इलाके के म्युनिसिपल इंजीनियर। गुड इवनिंग सर। मिस्टर करण, जयनगर वेस्ट का म्युनिसिपैलिटी प्लान देश के दुश्मनों के हाथों में कैसे पहुंच गया? ये प्लान ऑफिस के बाहर कैसे चला आया? यही पूछ रहे हैं हम आपसे। पर सर ये किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? सर ये नक्शा पुराना है और तीनों नाले बंद हो चुके हैं। ये तीनों नाले इस्तेमाल नहीं होते? नहीं सर, सर इनके जगह हमने नए नाले बनवाए हैं जो इनसे बड़े और बेहतर हैं। अब समझ में आया दया, ये चक्कर क्या है। ये जो नाले बंद हो गए हैं उनमें घुसकर ये लोग कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। बेकरी, वो ज्वेलरी शॉप और किराने की दुकान तीनों बंद नाले के ठीक ऊपर है। मतलब साफ है ये चोरी प्रैक्टिस करने के लिए की गई थी। असली जुर्म होना अभी बाकी है। सर जयनगर वेस्ट में 3 बैंक, 2 ज्वेलरी स्टोर, 1 मॉल, 1 गवर्नमेंट ऑफिस और कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। 3 बैंक, 2 ज्वेलरी स्टोर, 1 मॉल। इस इलाके में चलते हैं, पता करते हैं ये बवंडर कहां पे उठने वाला है।
भीड़ कैसे? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? सुना है बैंक में कुछ गुंडे घुस गए। बैंक में? सर ये तो वही बैंक है। हमने वोल्ट की पूछताछ करने के लिए आए। बैंक के मैनेजर ने तो कहा था वोल्ट है नहीं। दस बैंक के झूठ नहीं बोला। कोई तो बुलाओ। क्या हुआ? हाँ? कितने लुटेरे अंदर? सर 4 लुटेरे हैं। चारों ने मास्क पहन रखा है। और कितने लोग हैं अंदर? कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं सर, लेकिन सर अच्छा हुआ कि बैंक अभी अभी खुला है। मैं 10 मिनट लेट हो गया, नहीं तो मैं भी अभी अंदर फंस चुका होता। मतलब अंदर एम्प्लॉइज हैं? जी। और सर वो कैश 3rd फ्लोर में है सर, लुटेरे वहीं होंगे। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, पीछे जाओ, जल्दी, मूव। ये रास्ता तो बंद है। आप लोग बताते क्यों नहीं कि आपको क्या चाहिए? बता देंगे। अभी बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अभी देखिए आप लोग को पैसे चाहिए ना, जो चाहिए ले जाइए, पर किसी पर गोली मत चलाना। देखो अगर तुम लोग चुपचाप बैठोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। चलो बैठ जाओ शांति से। कैसे बैठ जाए शांति से? मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरा पति है। चुपचाप बैठिए, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। हमें छोड़ दीजिए। चलो बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ शांति से, बैठ जाओ। सुनो तुम सब, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। जैसा कहते हैं वैसा करो, किसी को कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस जुर्म में दुश्मन देश का हाथ हो सकता है? देखिए अभी कुछ बता नहीं सकते, फिलहाल हमारा ध्यान इन मासूम जिंदगियों को बचाने में लगा हुआ है। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। 1 घंटा हो चुका है उन बेचारों को वहाँ फंसे हुए, आप लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। कैसे बचाएंगे आप? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग गन लेके उन मुजरिमों पे अटैक कर दें? अगर शूट आउट में किसी मासूम की जान चली गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे? मासूमों को गोली लगने की फिक्र है या फिर आपको डर लगता है गोली खाने से? डर नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से उसी दिन मिट जाता है जब हम लोग सीआईडी की शपथ लेते हैं, समझे? गोलियों से डरते नहीं हम लोग, गोलियां खाई हैं हमने। जब सुबह घर से बाहर निकलते तो मालूम नहीं रहता कि जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं। अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं आप लोग। मुझे सुना दो। नहीं बोलने दो मुझे। तो फिर आप लोग अब तक अंदर क्यों नहीं गए? अब तक यहीं पर क्यों हैं? मासूमों की जान क्यों नहीं बचाई आप लोगों ने? देखिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है। विवेक जरा मैप निकालो यहाँ से। देखो ये मैन रोड कहाँ पे है? ये सर, ये टनल अंदर ये बैंक के नीचे जा रही है। और सर इंजीनियर तो कह रहा था कि ये ड्रेनेज सिस्टम बंद है। बंद है तो क्या हुआ, रास्ता तो है, यहीं से बैंक जाएंगे हम लोग। सर जीपीएस बता रहा है कि बैंक किस तरफ है। किस तरफ? हाँ। जीपीएस के हिसाब से हम ठीक बैंक के नीचे हैं। बैंक के नीचे? हाँ सर। सर ये
मैनहोल नंबर 15 है। नक्शे के हिसाब से ये एग्जैक्टली बैंक के बेसमेंट में खुलेगा। वेरी गुड, चल चलते हैं। क्या चक्कर है? आवाज आ रही है। अरे इंजीनियर ने तो बताया था कि टनल काफी टाइम से बंद पड़ी है। कि आवाज कहां से आ रही है? सचिन, विवेक, तुम लोग ऊपर जाके देखो, हैं? हम लोग चेक करते हैं आवाज कहां से है। संभाल के, ऊपर लुटेरे हैं, संभाल के, हैं? लेकिन लेट्स गो। विवेक, लोहा गरम है, मारो थोड़ा। अपने अपने गन फेंक दो वरना अच्छा नहीं होगा। सीआईडी वालों को धमकी देता है। अच्छा हो सर, आप आ गए। आप लोग घबराइए मत, आप आजाद हैं और एक एक करके जा सकते हैं। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। देखो तुम लोग गलती कर रहे हो, सबके सब मारे जाएंगे। वो फोन उठाओ, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। हेलो, पता है सचिन, मुझे शुरू से ही लगता था कि तुम सीआईडी में रहने के लायक हो नहीं, और आज तुमने मेरा शक हकीकत में बदल दिया। कौन हो तुम? मैं कौन हूं उससे क्या फर्क पड़ता है? खास बात तो यह है कि वो तीनों कौन है जिन पर तुमने गन तान रखी है। कौन हो तुम तीनों? अपने अपने मास्क निकालो जल्दी। आप लोग तो अंडरकवर कॉप्स है ना, जो एसीपी सर के साथ में थे? ठीक पहचाना आपने। ये सब क्या नाटक है? तुम लोग करने क्या वाले हो? तुमने कभी ताश खेली है सचिन? ताश में 4 गुलाम होते हैं, जिन्हें अगर सही जगह पर फिट कर दो तो बाजी पलट जाती है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मैंने भी इन गुलामों को अपना पपलू बना लिया। अगर हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, वो किसी भी समय इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देगा। क्यों सचिन, कैसा लगा इन मासूमों की आंख में मौत की दहशत देखकर? तुम चाहते क्या? तुम लोगों को अपने इशारों पर नचाना चाहता हूं मैं, अपनी कठपुतली बनाकर।
जब तक मैं ना कहूं कोई भी बैंक से बाहर नहीं जाएगा। चुपचाप वहीं रुके रहो। देखो मगर जो तुम और अगर जरा से भी होशियारी करने का ख्याल भी मन में आया तो याद रखना, मेरी नजरें तुम लोगों पर गड़ी हुई हैं। यहाँ से लूटा जा रहा है देश का सोना। सर, गवर्नमेंट ऑफिस से सोना और बैंक से पैसा? बैंक में जो बंधक बनाए गए ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। असली मकसद तो यही है, सोना। सर, वो जो तीनों दुकानों में चोरी हुई थी वो? वहां से तो खोद के रास्ता बनाया गया था इस गवर्नमेंट वॉल्ट तक पहुंचने के लिए। इन्हें रोकना होगा निखिल। एसीपी साहब, सर, आप ठीक है सर? मैं ठीक हूं अभिजीत। सर, यहाँ पीछे गवर्नमेंट वॉल्ट से सोना चुराया जा रहा है। मुझे पता था अभिजीत, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे यार, मदद कर, जल्दी कर, कहीं सीआईडी नहीं आ जाए। चलो रुकते हैं, देखते कैसे लेके जाता है सोना। जल्दी कर, चल। रुक जाओ! अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अरे ऐसे भी ये तो जिंदा है। बहुत मोटी चमड़ी है एसीपी की, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ने वाला। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक तुम जैसे कीड़े इस देश में सांस लेते रहेंगे, एसीपी प्रद्युमन की भी सांस चलती रहेगी, समझे? नहीं एसीपी साहब, ऐसा मत कीजिए एसीपी साहब। हम लोगों ने इस सोने के लिए कितनी मेहनत की, रात रात भर जागकर कैसे कानून को बेवकूफ बनाया, प्लान बनाया। आप चाहते हैं कि अब हमारे इस प्लान पर पानी फेर दें? प्लान फेल हो चुका है। चलो अब ससुराल चलने की तैयारी करो। बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा। आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। सर हमारे सवाल प्लीज। जी का कोई मैसेज कुछ नहीं। सचिन और वीर का भी कोई मैसेज नहीं। आई होप सब कुछ ठीक है। सर अंदर घुसते। नहीं फ्रेडी, एक टीम का बाहर रहना बहुत जरूरी है। सर 3 एम्बुलेंस से देखा। प्लीज बाद में, प्लीज बैंक के अंदर जो लोगों को पकड़ के रखा है ये सब नाटक है। असली मकसद है हमारे देश का सोना लूटना, जो एम्बुलेंस में डालकर ले जाने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है बॉस, सोना एम्बुलेंस में ही जाएगा। मैंने 3 एम्बुलेंस भिजवा दी है। एम्बुलेंस में? हाँ सर, अभी भी 3 एम्बुलेंस गई इस तरफ। माय गॉड, हमें रोकना होगा। चलो जल्दी। हेलो। अगर एम्बुलेंस का पीछा करने की बेवकूफी की तो ऐसा धमाका करूंगा कि बैंक की बर्बादी की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। माय गॉड। हेलो हेलो हेलो। ये ऐसा आदमी है तो अभी भी हमें देख रहा है, तो बैंक में होगा या फिर सर? हाँ सर, ये सामने बिल्डिंग है, उसके साथ में फ्लोर पे 2 लोग हम पे नजर रखे हुए हैं। यहाँ का सब संभाल लो, मैं और दया और फ्रेडी हम जाकर देखते हैं। लेट्स गो प्लीज।
इस तरह से हम हाथ पे हाथ रखे कब तक बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमको। देश पे एक और आतंकवादी हमला हुआ है और अचानक एसीपी साहब कहीं गायब हो गए थे, क्यों? देखिए, वो जहाँ भी थे अब आप लोगों के सामने आ गए हैं ना। आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग बहुत जल्द इस मिशन में कामयाब होके रहेंगे। एसीपी साहब के आ जाने से सीआईडी टीम का हौसला बुलंद हो गया है। उनकी ताकत दुगनी हो गई है। न्यूज अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड पर। वेरी गुड। सचिन को मैसेज मिल गया है, बैंक के अंदर बहुत जल्द हंगामा होने वाला है। लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। देख ली तुम सबकी ड्यूटी। अब एक ही रास्ता है इन सबकी जान बचाने का। इन तीनों को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हो गए हो क्या? कौन सा तरीका है सबकी जान बचाने का? यही तरीका है। बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक। न रहेगा बात, न फटेगा ये बॉम्ब। प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। क्या? सीआईडी की चिंता तुम मत करो, उन्हें तो मैंने बैंक में ही फंसा दिया है। हाँ ठीक है, पुराने किले पे मिलते हैं। बैंक में जिन लोगों को बंदी बना रखा है उनका क्या करें? छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़ दो, उनकी आत्मा को आजाद कर दो इस दुनिया से। ये लो रिमोट, जैसे ही मैं यहां से दूर जाऊं दबा देना इसे। ठीक है। सीआईडी? रुक जाने तो गोली मार दो ना। मिस्टर और मिसेस कुमार? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से। सोने का कैनिस्टर था, बहुत पुराना था। तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये वही बिजनेसमैन मोहित कुमार है जिसके घर से जूही ने सोने का कैनिस्टर चुराया था। मुझे लगा डीसीपी ने अभी तक सीआईडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। डीसीपी साहब ने? ये नामुमकिन है। जब तक तुझ जैसे गटर के कीड़े समाज में है ना, तब तक उसे साफ करने के लिए सीआईडी एक साथ ही रहेगी। एक बटन दबाते ही बैंक में मौजूद सारे लोगों के चिथड़े हो जाएंगे। उनकी जलती हुई लाशों का धुआं यहाँ तक पहुंचेगा। अगर एक भी मासूम को कुछ हुआ ना, तो याद रखना तेरा वो हाल करूंगा कि अपने जिंदा होने पे पछताएगा तुम। रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है? रिमोट जहां है मेरे पास। छोड़ दो विराज को, नहीं तो नहीं। रुक जाओ। 1 2 3। रुक जाओ। विराज को हम छोड़ देंगे, लेकिन वो रिमोट पहले तुम हमें दोगे। बेवकूफ समझाया क्या मुझे? हाँ? पहले विराज जाएगा, फिर मैं रिमोट दूंगा तुम्हें। देख, रिमोट हमें दे दो पहले। जल्दी करो एसीपी, वक्त बहुत कम है। न सिर्फ बैंक में मौजूद लोगों की जानें बचाई, बल्कि उन तीनों अंडरकवर एजेंट को भी बचा लिया है जिन्हें ह्यूमन बॉम्ब बनाकर अंदर भेजा गया था। मैं ममता कुकरेती, कैमरामैन सुरेश के साथ बीटीवी। सर, विराज और उसके आदमी अगर सोना लेकर भाग गए तो पूरी दुनिया में हमारी बहुत बदनामी होगी सर। हमारे होते हुए सोना लेकर कोई भी नहीं जा सकता। हेलो। ओके, थैंक यू सर। पता चल गया वो एम्बुलेंस कहां जा रही है। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। पहली बार सीआईडी की हार होगी और एक मुजरिम की जीत।
गाड़ी क्यों रुका? सीआईडी के 2 कबूतर हैं। क्या एम्बुलेंस में? मुर्दा है साहब, चाहो तो देख सकते हैं। अब क्या हुआ? सीआईडी के बड़े कबूतर हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जरा अच्छे से खातिरदारी करो उनकी। सीआईडी खलास। तेरी तो गोली चला। मेरा सोना किसी को नहीं दो। मुझे संभाल के। ओए! ओए!
माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी और तुम्हें है? तुम्हारा तो सत्कार होना चाहिए। दया, जरा इन्हें ब्यूरो का रास्ता दिखाओ। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। 24 देशों में डाका डाला है मैंने, लेकिन आज तक किसी भी देश की पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकी। क्या सोचा था? सिल्वर जुबली इंडिया में डाका डाल के मनाओगे? इंडिया को लूटने की तमन्ना मेरे दिल में उसी दिन जन्म ले चुकी थी जिस दिन मैंने जुर्म का रास्ता अपनाया था। हाँ, लेकिन तुम भूल गए कि सीआईडी यहाँ पर है, और जब तक सीआईडी है तुम जैसे गद्दार इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, समझे? लूटे हुए सोने का क्या करने वाले थे तुम लोग? उससे हम लोग हथियार और बम खरीद कर आतंकवादियों को ऊंचे दाम में बेचने वाले थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसों की लालच में अपना ईमान बेचते हुए न जाने कितने मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार हो तुम। इन सब से मुझे क्या लेना देना? मैं तो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता था। ऐसे बहुत सबसे बड़े आदमी घुटने टेक गए सीआईडी के सामने, समझे? अब जेल में सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। जैसे ही पता चला कि विराज ने अपना मुंह इंडिया की तरफ मोड़ लिया है, तो जल्दी से जल्दी उससे टक्कर लेना जरूरी था। और वो दिखता कैसे है कहां, ये मालूम नहीं था। सर, कम से कम हमें बता तो सकते थे, हम भी ले सकते थे टक्कर। हाँ अभिजीत, तुम लोगों से बेहतर और कौन हो सकता है टक्कर देने वाला? लेकिन पिछले 15 सालों में तुम लोगों के चेहरे गुंडे, बदमाशों को और आतंकवादियों को मालूम पड़ गए हैं, इसलिए मुझे अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ काम करना पड़ा। बेचारी वो लड़की जो ही मारी गई सर। हाँ दया, जान कुर्बान कर दी उसने अपने देश के लिए। सर, आपको उन लोगों ने टैंक में बंद करके रख दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे फ्रेडी, में टैंक से बाहर निकला ना। हाँ। उन लोगों को लगा होगा कि एसीपी प्रद्युमन कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। तो सर, हम लोग विश्वास ही नहीं कर सके कि आपने खून कर दिया। नहीं अभिजीत, गोली मैंने नहीं मारी है उसे। मगर सर, गोली करम की लाश के पास से मिली थी। जहां पर हम गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, शायद किसी ने वहीं से गोली चुरा ली है। फायरिंग रेंज से सर? हाँ दया, फायरिंग रेंज से। और आगे से एक बात का ख्याल रखना सभी लोग, कि तुम्हारी गन में से निकली एक एक गोली का हिसाब रखो, एक एक गोली का। यही बात बोलने के लिए आया हूं। चित्रोले साहब, ये अभी तक यही मंडरा रहा है। अपनी देशभक्ति के ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये गोली ही काफी है। ये? हाँ, वही गोली जिससे करम का खून हुआ है। वो गोली दूसरी थी? दूसरी थी? दिखाओ कहां है? सर, वो गोली तो आतंकवादी ले गए अपने साथ। अच्छा, तुमने देखा ले जाते हुए? दया, तुमने देखा? नहीं सर। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा। क्या देश के लिए लड़ना जंगल में नाचने जैसा है सर? इस गोली पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि ये गोली तुम्हारी गन में से ही चली है। और सालुक्य ने भी तुम अपना मुंह खोल ही दिया था कि ये गोली एसीपी की है। सालुक्य? उसने? हाँ सर, वो बाद में उन्होंने बोल दिया था। आजकल एक पुलिस ऑफिसर पे अगर छोटे से छोटा इल्जाम भी लगता है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है, और जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे सस्पेंड किया जाता है। जी सर, सस्पेंड। तो फिर सर, अगर ये गुनाह मेरे हाथों हुआ है तो इस बात का सबूत भी आप ही को ढूंढना होगा। ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। इस गोली को सीने से लगाए घूमता रहता हूं मैं। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि गोली मैंने नहीं चलाई है। तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम लगा हुआ है, खून का। जब तक सीआईडी के इतिहास में से तुम्हारा नाम नहीं मिटा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एसीपी प्रद्युमन सर, एक ना एक दिन तुम्हें सीआईडी से जाना ही पड़ेगा।
मुझे भी इंतजार रहेगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।